फेवरेट चैप्टर है 7th पर सीजीपीएससी मेंस का स्टेट सर्विस में पूछा जाता है। लगातार कई पेपरों में हुआ, जैसे इकोनॉमी पेपर हो गया, एसए से रिलेटेड हो गया। ये इस धारा को जानना और इसकी लीगल प्रावधानों को जानना या इस वर्ग के व्यक्तियों को संवैधानिक जो सुरक्षा है उनको जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इस अधिनियम का नाम है। चूंकि आप सभी को विदित होगा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब ये अधिनियम को 11 सितंबर 1989 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये समझे कि पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, क्योंकि इससे पहले जब एक्ट बना हुआ था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के अन्य राज्यों में प्रयुक्त हुआ था। अब देखिए, इसका 2018 में 2 नंबर का एक उद्देश्य पूछा गया था। तो आप जब पूरे एक्ट को पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड एक चीजें है। तो मैंने जो ऑथेंटिक सोर्स है या मेरी जो स्टडी या जो मेंस में मैंने लिखा है उसके हिसाब से या कॉपी निकलवाया, तो मुझे 2 नंबर मिला है इस चीज लिखने का। देखिए, हम लोग यही लिखेंगे कि इस वर्ग को सामाजिक कुरीतियां जैसे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण का या छुआछूत भेदभाव जो सामाजिक कुरीतियां, इनको एक अभिशाप था, उससे मुक्ति देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज को विशेष प्रावधान दिया। हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 जब प्रवृत्त किया गया तो उससे भी इनसे रिलेटेड अपराध जो है वो रुका नहीं, तो फिर उनमें फिर अनुसूचित जनजाति को भी शामिल करके इस एक्ट को लागू किया। तो वही है कि इस वर्ग के जो भी सामाजिक कुरीतियां है उसको क्या करना, उसको विधिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना होता है। दूसरा इसमें है, इस वर्ग को जो संवैधानिक अधिकार जितने भी हम लोग अनुच्छेद में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें बताएंगे कि जो भी अधिकार उनको मिला है इस वर्ग को, उस अधिकारों को सुगम बनाना। और इस वर्ग में नवजीवन का संचार, सामाजिक छुआछूत भेदभाव रहता है, इनकी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक या अन्य गतिविधियां विकास का जो कार्यक्रम है वो बाधित होता है या खुद सामने नहीं आते। इनको लगता है कि अभिजात्य वर्गों से हम कैसे मतलब बराबर कंपटीशन कर पाएंगे। तो उनमें एक ये भावना रहना कि भाई आपका भी अधिकार है, आपको भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है, आप भी संविधान में या संविधान द्वारा या विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उतना ही भागी है जिसे अन्य वर्ग हैं। तो वही उसमें मानवीय अनुभूति का, तो ये उद्देश्य है, उसका मूलभूत उद्देश्य और जो कानून का प्रवृत्ति का प्रावधान है या किस डेट में हुआ है। अब इसमें हम लोग इसकी 4 अध्याय 23 धारा के साथ प्रयुक्त हुआ है कानून जो है। जैसे सभी बार एक्ट में आप लोग देखेंगे कि धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार वगैरह दिया जाता है। दूसरे धारा में उसकी परिभाषा जो भी इसमें शामिल है या उनको जो विधिक संरक्षण है। तो देखते हैं हमको कि इस संविधान के तहत इनको कौन कौन सा विधिक प्रदान या संवैधानिक अधिकार दिया गया इस धारा इस अधिनियम में उल्लेख है। तो देखिए, संविधान के 366 के 24 में अनुसूचित जाति, 25 में अनुसूचित जनजाति, अब इस दफा 26 ग में अन्य पिछड़ा वर्गों को भी जोड़ा गया है। हम जब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जब हम डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे। साथ में अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और 42 में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है वर्गों का। सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 का उल्लेख किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1860 के भी कानून को इसमें प्रवृत्त किया गया है, जो अपराध की प्रकृति की आधार पे है। जैसे हम लोग आके देखेंगे कि मिथ्या वचन करना, मिथ्या कारित करना, मृत्यु दंड सब प्रावधान है। अग्नि विस्फोट करना आगे हम धारा 3 में देखेंगे कि इसके अपराध की प्रकृति को बार बार पूछा जाता है कि धारा 3 क्या है। डायरेक्ट पूछता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का आप धारा 3 को समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2018 में तो ये पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन आया था ये जो है। तो लगातार सीजीपीएससी मेंस 7 पेपर का फेवरेट टॉपिक है ये जो है। इसमें आगे फिर देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी इसमें प्रयुक्त होगा कानून, जो भी अपराध की प्रकृति के आधार पे है। और हम लोग देखें वन अधिकार मान्यता अधिनियम, जैसे छत्तीसगढ़ शासन ने वन पट्टा दिया है बस्तर में 5 लाख लोगों से को सामुदायिक या व्यक्तिगत से अधिक लगभग 51 लाख एकड़ जमीन को दिया गया है, भू वन जमीन को। तो उसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का भी कानून लगेगा। साथ में इस अधिनियम में जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति, जैसे लोक सेवा कौन कहलाएगा, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 21 में उसका प्रावधान दिया गया है। फिर उसमें अभियोजन अधिकारी कौन होगा, न्यायालय कौन होगा,
या न्यायाधीश कौन होगा, वो भी न्यायालय और न्यायाधीश का उल्लेख जो है आईपीसी की धारा 1860 के 19 और 20 में उल्लेख किया गया है उस चीजों को। तो इस तरह से विस्तृत हो जाएगा, तो मैंने ये चीज लिखा नहीं है, और हमको सिर्फ ये कानून को बताना है। वो धारा 2 के तहत इसकी विस्तृत विवरण जान लिए तो अच्छी बात है, लेकिन लिखेंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा टॉपिक जो है। तो धारा 2 तक हम देखे हैं, धारा 3 में हम आगे देखेंगे। तो हम लोग आगे देखें कि धारा 2 तक। अब धारा 3 में हम लोग देखते हैं कि इसमें अत्याचार के लिए क्या दंड है। अब ये धारा 3 इतना इम्पोर्टेंट है कि लगातार 2018, 19, 20 में इसको घुमा के पूछा गया था कि प्रकृति के आधार पे क्या है ऐसा, या फिर इनसे प्रवृत्त कानून को पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं धारा 3 में अत्याचार के लिए दंड। तो अत्याचार के पहले प्रकृति देख लेते हैं, क्या किस हिसाब से अत्याचार इन वर्गों के ऊपर अन्य वर्ग करते हैं, और उनका दंड जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें एक का में क्या होता है, इस वर्ग के स्त्री या पुरुष हो, उनके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। स्त्रियों के जो भी अनाचार या जो विधिक उनको अधिकार मिला है, मैथुन है, या फिर उनको गाली गलौज, बाज उल्टा करना या शब्द कहना, या पुरुषों के साथ भी ऐसे जाति सूचक शब्द बोलते हैं जो संविधान में उल्लेख है, या जो वर्ग है उनके विपरीत कार्य करना, या जो उनको विधिक अधिकार मिला हुआ है खा के तहत, या जंगम स्थावर संपत्ति में जो सुखाधिकार है, अस्पताल है, सार्वजनिक स्थल है, पूजा स्थल है, या सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 में जो उनको धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक के जो प्रावधान उसमें किया गया है, या वो जो अधिकार है उसको बाधित करता है, तो ये अपराध होगा। देखिए क से उसी तरह से 2 क में देखेंगे, जैसे मिथ्या साक्ष्य देना, गणना या बाधित करने या मिथ्या साक्ष्य की। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आईपीसी धारा 191, 92 और 93 तक मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, उसके लिए आगे देखेंगे सजा क्या है। अब ख में देखिए अग्नि, विस्फोट, आगजनी, जंगम या स्थावर संपत्ति को जला देता है, नुकसान कर देता है। देखेंगे आग जला देता है, या घरों को आग लगा देते हैं, फसलों को आग लगा देते हैं, या उन्हीं को आग के हवाले झोंक देते हैं। तो इस तरह से कृत्य करता है। तो ये 2 धारा 1 में, चूंकि इसमें बहुत सारा कंडिका है, पूरे आप 12 एक्ट पढ़ेंगे तो 4 से 5 पन्नों में दिया हुआ है, तो मैंने उसको कॉम्पैक्ट करके उन शब्दों को चूज किया है। क्योंकि हम लोग जब लिखते भी हैं पीएससी, सीजीपीएससी मेंस में, तो वहाँ पे 2 और 4 नंबर का आता है, तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 से 8 लाइन रहता है। तो इतना आप लिखेंगे तो जांचने वाला समझ जाता है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग तो प्रकृति देख लिए अपराध का, अब इसका हम दंड देखते हैं जो धारा 3 में ही बताया गया है। अब इसका दंड की जो प्रकृति है, अपराध की प्रकृति तो ये हुई, अब दंड की प्रकृति क्या होगी। तो दंड की प्रकृति मूलतः संज्ञेय होगा। सबसे पहले गैर जमानती होगा, कोई जमानत नहीं मिलेगा। असमनीय होगा, अर्थात आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। चलो भाई गलती होगी, मैंने आपको ऐसा बोल दिया, चलो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं या माफीनामा ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दंड का प्रावधान एक बार हो गया तो हो गया। अब देखते हैं दंड। तो धारा 3 का और ख में जो आपको उधर दिख रहा होगा, धारा 3 के फर्स्ट क में, और स्त्री पुरुष और उसको जो विधिक अधिकार हो या उसको बाधित करता है, तो उसके लिए कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष सजा या जुर्माना जो न्यायालय तय करे। अब धारा 2 के क में उसे दिया गया जिसे मिथ्या साक्ष्य देना, इच्छा साक्ष्य आजीवन कारावास मृत्यु दंड का प्रावधान है। और इसी के धारा 2 के ख में बताया गया कि जैसे अग्नि, विस्फोट या स्थावर जंगल संपत्ति को हानि पहुंचाते तो उसके 7 साल की सजा है। अब धारा 4 में से बताया गया जैसे लोक सेवा का आईपीसी धारा 1860 की, इसमें जो लोक सेवा को परिभाषित किया है, और हमने इससे पूर्व भी देखा है धारा 2 में इनकी परिभाषा को। तो वही है कि यदि वो अपने जो विधिक दायित्व उनको जो सौंपा गया है ST/SC एक्ट के तहत उनको देख रेख या संरक्षण या अन्य प्रावधानों के तहत, तो वो अपनी दायित्व को सही से निर्वहन नहीं करता या लापरवाही करता है, तो उसके लिए भी कम से कम 6 माह से 1 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। उसी तरह से आगे देखें धारा 5 में, यदि वो व्यक्ति जो इस वर्ग का नहीं है या लोक सेवा का है या कोई विधिक दायित्व उनको सौंपा गया है, तो धारा 3 और 4 के तहत अपराधों को बार बार करता है, अभ्यास करता रहता है, तो कम से कम उसको यहाँ पे ये सुनिश्चित किया गया है कि 1 वर्ष से कम नहीं होगा, और अधिकतम जो भी तय करें उनकी जो अपराध की प्रकृति है। क्योंकि हम बोलता उसमें कई, जैसे इसमें देखें 6 माह बोल रहे हैं, धारा 4 में 6 माह, तो 6 माह नहीं होगा, कम से कम 1 साल की सजा उसको मिलना ही जरूरी है। जो है अध्याय 2 में 2 तक पूरा देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि अध्याय 3 में क्या है। तो अध्याय 3 में धारा 10 से 13 तक की निष्कासन की प्रक्रिया समझाया गया है।
तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद जो 244 या 244 का 5वीं 6वीं अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप लोग जहाँ देखे होंगे, वहाँ पे क्या है, सामान्य आवाजाही गतिविधियाँ, फोटोग्राफी या घूमने फिरने या अन्य इस वर्ग के ना होकर दूसरे वर्ग को निवास करना, जमीन का भूमि क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय विक्रय करना, या भ्रमण करना, फोटोग्राफी करना, या वहाँ पे अतिक्रमण करके बेजा कब्जे करके निवास करना, ये सारा कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। यदि वह व्यक्ति इस प्रतिबंध या जो प्रावधान इसमें दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए, हम लोग अनुच्छेद में जो प्रदत्त शक्ति है उनमें भी देखे हुए हैं, विभिन्न अनुच्छेदों में इसका विवरण दिया गया है। तो इस वर्ग के न होकर दूसरे वर्ग यदि इस कृत्य को करते हैं तो उसके लिए धारा 13 में बताए गए कम से कम 1 वर्ष की कारावास की सजा या जुर्माना का प्रावधान है। आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग धारा 14 में देखते हैं कि देखेंगे आप लोग इस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय और उनको निःशुल्क विधिक सलाह के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, उच्च न्यायालय के परामर्श से स्पेशल कोर्ट की गठन करेगी, जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। साथ में धारा 15 में इसमें आगे बताएगी कि यदि उनको विधिक सहायता चाहिए निःशुल्क, हम लोग विधिक सेवा देख ही चुके हैं आर्टिकल 39 का में, तो उसके लिए फिर लोक अभियोजक अधिकारी की नियुक्ति भी करेगा राज्य सरकार जो है। अब इसमें धारा 14 का में क्या है, अपील का अधिकार है कि किस तरह से अपील करेगा व्यक्ति के जो ST/SC है उनके ऊपर कोई अन्य वर्ग जो अत्याचार करते हैं। तो धारा 3 में जो अपराध की जो प्रकृति पढ़े हैं कि किस तरह से अपराध करता है, तो अपील का अधिकार होगा। अब इसमें धारा 15 का में पीड़िता का जो भी है साक्ष्य गवाह होगा, क्या उसकी अभियोजन का प्रक्रिया है कि उसके ऊपर लगाए गए प्रक्रिया को कैसे सम्मान करेगा, पुलिस की रिपोर्ट को तामील करेगा न्यायालय जो है, और यह आम न्यायालय नहीं रहेगा, ये विशेष न्यायालय रहेगा। तो ये 15 में बताया गया है। 16 में हम लोग सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 में पढ़े हैं कि यदि कोई व्यक्ति समूह में कोई उस अपराध को करता है तो उसके लिए भी सामूहिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है कि भाई जितने लोग हैं वहां पे ऐसा है नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रुप है तो चलो ठीक है, भीड़ है तो छोड़ दिया जाए या अज्ञात FIR दर्ज किया जाए, ऐसा नहीं है। भीड़ को भी सामूहिक जुर्माना और देख ही चुके हैं निष्कासित करेगा। हम लोग देख चुके हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो इनर लाइट परमिट लेते हैं, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम क्षेत्र है वहां पे प्रवेश करने के लिए। अब धारा 17 में बताया गया है कि इसका अन्वेषण जांच जो भी अपराध है, ऐसा नहीं है कि एक थाना इंचार्ज को दिया जाएगा, उसमें जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी या जिनके मार्गदर्शन में सतत किया जाएगा और DSP लेवल का अधिकारी होना चाहिए, वो पुलिस अधीक्षक का, ताकि वो यह मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए उच्च अधिकारी के तत्वाधान में इसको जांच और अनुसंधान करने का दिशा निर्देश दिया गया है इस अधिनियम में। अब 18 का में बताते हैं कि अपराध की प्रकृति और जांच में जैसे कोई FIR कर दिया कि ST/SC वर्ग ने आके कि भाई मुझे ऐसा ऐसा जो भी धारा 3 में उल्लेख है अपराध किया है अगले आदमी ने, या इस वर्ग का नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस जाके उसका गवाह लेगा साक्ष्य को या फिर सब अपराध की जो प्रकृति है उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा। राइट नाउ उसको FIR करना है और उस व्यक्ति को उठा के जो भी सजा है जो धारा 3 में या फिर अन्य इसमें अधिनियम में बताया गया उसके तहत अपराध दर्ज करके उसको कारावास की सजा देना पड़ेगा। अब धारा 19 में यही बताया गया कि हम लोग पढ़ चुके हैं आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का जो प्रावधान है, जैसे 18 वर्ष से कम नाबालिग हैं उनमें उस कठोर दंड की प्रकृति शामिल नहीं होगी और उनको छूट दिया जाएगा। जो दंड प्रक्रिया संहिता 360 में उल्लेख बताया गया कि उसको सदाचार भर्त्सना या फिर किशोर न्याय अधिनियम 2015 में जो बनाया गया है अन्य जो आश्रय गृह उसमें उनको भेजा जाएगा। अब धारा 82 में बताया गया इनमें जो भी कर्मचारी या फिर जो भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य जो लगे हुए हैं उनकी जो भी गलती या भूल होती है थोड़ी बहुत, वैसे धारा 4 और 5 में बताया कि इनकी जो लापरवाही है उसके लिए दंड है, लेकिन जो कार्य करते हैं वो सद्भावनापूर्वक कार्य को संरक्षण दिया जाएगा। धारा 23 में ही बताया गया कि जो भी इससे संबंधित नियम और शक्ति है वह सरकार के अधीन है। तो सबसे बड़े मैटर अभी आप देखेंगे धारा जो 17 है, धारा 17 में क्या प्रावधान था। अब क्या था, 2018 मार्च में लगभग सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो धारा में जो लगने वाले अपराध की प्रकृति है या अपराध की जो दंड है उसको उसने क्या किया था, संज्ञेय को असंज्ञेय कर दिया था, जमानती को गैर जमानती को जमानती कर दिया था और समनी को समनी, मतलब उसके प्रावधान को पूरा हटा दिया था।
एक अपील आया था महाराष्ट्र से। अब देखेंगे वो भीमा कोरेगांव में दंगा हुआ था, इससे रिलेटेड जो है, तो फिर संसद ने पुनः अप्रैल 2018 में कानून बना के जो धारा 17 का जो प्रावधान है कि डीएसपी लेवल का अधिकारी करेगा, और धारा 3 में जो दंड की प्रकृति है संज्ञेय, गैर जमानती और असमनी, उसको पुनः लागू किया था। तो थोड़ा सा इसमें विवाद आया था, समय समय पे इसकी जो प्रक्रिया है और जो भी नियम कानून दंड का प्रावधान है संसद बनाएगी, और संसद जो है राज्य के सरकार को प्रवृत्त करेगी या राज्य में प्रवृत्त करने के लगातार सतत गाइडलाइन किया गया है। तो एक छोटा सा प्रयास था अनुसूचित जनजाति 1988 को बताने का आप लोगों का, और ये इसका वही मूल उद्देश्य हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि इन वर्गों को विशेष रूप से जो इनको सिविल या जो भी अधिकार मिला गया है, विधिक दायित्व प्रदान किया गया है, उन दायित्वों को सुकर बनाना या उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना, और ढेर सारे जो उनको अनुच्छेद या संवैधानिक अधिकार है उसको सतत लागू रखने के लिए अधिनियम लाया गया है। तो ये एक्ट में थोड़ा बहुत कुछ छूटा होगा या त्रुटि होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस चीज़ों को। तब तक के लिए थैंक यू।